आर्यन 2 हैं, 2 आर्यन हैं, आर्यन 2 हैं, 2 आर्यन हैं। रोहित ने सनी को हल्का तमाचा मारकर पूछा, सनी होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? रोहित का हाथ गालों पर पड़ते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। उसने रोहित का कोट पकड़कर उससे कहा, 2 आर्यन है भैया, आपको पता है आर्यन 1 नहीं 2 हैं। आसपास खड़े लोग रोहित और जमीन पर पड़े सनी की ओर देख रहे थे। रोहित को सनी का ये बर्ताव बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने सनी से पूछा, सनी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? सनी रोहित का सहारा लेकर खड़ा हो गया और रोहित से कहा, आइए भैया मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर उसे रिया वहाँ नहीं मिली। उसने यहाँ तक कि गमला उठाकर भी देखा। सनी के इस बर्ताव को देखकर रोहित की एम्बैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी आवाज बढ़ाकर सनी से कहा, सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित की आवाज सुनकर सनी घबरा गया। सनी को अपने आप पर शक होने लगा, कहीं उसने जो देखा वो सच भी था या नहीं। बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में सनी अपना सिर खुजाते हुए रोहित से कहने लगा, भैया मुझे लगता है मेरी आंखों का नंबर बदल गया है या फिर मेरा चश्मा खराब हो गया है। मुझे अभी अभी आर्यन 2 जगह पर दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग थोड़ा सा हंसकर अपने अपने काम पर लग गए। रोहित ने सनी का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके कानों में कहा, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल खेल कर तुम्हारा चश्मा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर तुम्हें किसी चीज के इलाज की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। सनी ने थोड़ी देर आसपास फिर से देखा और फिर अपना सिर खुजाते हुए रोहित के पीछे चला गया। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झांक कर देखा। रिया ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि रोहित, आर्यन और सनी वहाँ से चले गए थे। मगर रिया की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया ने रोहित के मुंह से साफ सुना था, वो तीनों वीवीआईपी रूम में किसी से मिलने जा रहे थे और ये वही जगह थी जहाँ अनिका ने रिया को बुलाया था। इसका मतलब साफ था कि कोई एक कॉमन गेस्ट था जो रोहित और अनिका दोनों से मिलना चाहता था। और अगर रोहित आर्यन को लेकर अनिका के सामने चला गया तो रिया की प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। सर्विस ट्रॉली में काफी तौलिए और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलिए को शॉल की तरह अपने कंधों पर डाल दिया और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। सर्विस ट्रॉली में वो सारी चीजें भी पड़ी थीं जो काफी गेस्ट होटल में भूल कर चले जाते थे। रिया ने एक सनग्लास उठाए और पहन लिए। वो सनग्लासेस रिया के चेहरे के हिसाब से काफी बड़े थे। इस पूरे गेटअप में रिया काफी कॉमेडी लग रही थी, मगर उसे पता था कि अगर वो ये नहीं करेगी तो रिया और आर्यन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। वहाँ रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम के बेहद करीब पहुँच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ब्रदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफी फनी लग रही रिया दौड़ के आर्यन की तरफ आ रही थी। रिया की इस गेटअप में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित और सनी ने रिया की ओर देखा, वो हैरान रह गए। रिया आकर आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में आकर हम क्या करेंगे? चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। रिया को इस हालत में देखकर आर्यन को हंसी तो आ रही थी, मगर वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए रिया पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी उठकर रोहित के सामने जो आई थी। रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी चलो, मुझे खेलना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की। उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। उसने कभी आर्यन को इस तरह किसी दोस्त के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्ले एरिया काफी सेफ है। होटल पैराडाइज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाया था, जिसमें स्पेशल ट्रेन्ड लोग बच्चों की देखभाल करते। वो काफी सेफ जगह थी बच्चों के लिए। रोहित ने सनी से कहा, लगता है यही है अनिका की डॉटर। सनी ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। सनी के मुंह से ये बात सुनकर रोहित ने सनी की ओर देखा।
उसे ऊपर से नीचे देखकर रोहित ने सनी को एक स्माइल दी और कहा, आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी, अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नजर रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नजर पड़ते ही अचानक उसे याद आया, अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने दो आर्यन को देखा था, तब गमले के पास खड़े आर्यन के पैरों में यही जूते थे। सनी से अब रोहित को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और रोहित से कहा, अब भैया आप अंदर चलें, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ। आर्यन भोला है, बाहर वालों से बात करने की आदत नहीं है उसे। आप तो जानते हैं ना, मैं उन्हें खेलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस दूर खड़ा उन्हें देखूंगा कि वो सेफ है या नहीं। आज सनी ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात कही थी। रोहित ने सनी की पीठ थपथपाई और कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूं तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में कोई और ही टेंशन चल रहा था। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। होटल की मेन लॉबी में कामिनी, मनीषा और गौतम डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह कामिनी कुणाल को फोन लगा रही थी, मगर कुणाल उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल होटल लॉबी में आया। वो गौतम के पास आकर खड़ा हो गया। मनीषा ने कुणाल को हेलो किया। कुणाल ने बस फॉर्मेलिटी में अपना सिर हिला दिया। कुणाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कामिनी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। कामिनी कुणाल के पास आई और उसका एक हाथ पकड़कर बोली, देखो कैसी हालत करती है उस अनिका ने कुणाल की। आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? वो चालबाज औरत एक मौका नहीं छोड़ती हमें नीचा दिखाने का। आप देखो कितना बड़ा ढोंग करके कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे उसकी पोल खुल गई और कुणाल को उसकी असलियत पता चल गई। कुणाल अब तक ये भी नहीं जान पाया था कि वो ज्यादा दुखी किस चीज से था, सबके सामने जो उसकी बेइज्जती हुई थी उस बात से, या इतने दिनों से उसने अनिका को नहीं देखा था उससे। कुणाल कुछ परेशानी में है, ये देखकर गौतम ने उससे पूछा, क्या हुआ कुणाल, कोई टेंशन है? अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, इफ आई कैन बी ऑफर सम हेल्प। कुणाल ने बड़े रूडली गौतम को जवाब दिया, व्हाट कैन यू डू, आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? कुणाल का गुस्सा देखकर गौतम ने अपनी बात बदल दी, मेरा मतलब वो नहीं था कुणाल, मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें टेंशन में देखा इसलिए पूछ लिया। कुणाल इस वक्त किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं था, न ही वो गौतम के परिवार से मिलना चाहता था। उसके परिवार का हुक्म था, इसलिए वो बस इन्हें मिलने चला गया। तभी कुणाल को उसके एक बिजनेस एजेंट का फोन आया। उस बिजनेस एजेंट ने कुणाल से कहा कि दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली में होटल पैराडाइज की वीवीआईपी रूम में किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ये बात सुनते ही कुणाल के चेहरे पर चमक आ गई। दिल्ली के मल्होत्रा अक्सर अपने रॉ मटेरियल मनाली से ही मंगवाते थे, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ही फिक्स था। कुणाल जानता था कि अगर किसी तरह वो मल्होत्रा को अपनी ओर कर ले तो डोगरा खानदान 1 या 2 साल में ही मनाली का सबसे पैसे वाला खानदान बन जाएगा। तभी होटल का एक स्टाफ कामिनी के पास आया और कहा, मैम योर टेबल इज रेडी, प्लीज प्रोसीड टू रेस्टोरेंट ऑन 4th फ्लोर। कामिनी, मनीषा और गौतम होटल स्टुअर्ड के पीछे चलने लगे। कुणाल भी कुछ सोचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। वीवीआईपी रूम। जैसे ही रोहित वीवीआईपी रूम में दाखिल हुआ, अनिका उसे देखकर सरप्राइज हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके मामा उसे जिससे मिलाना चाहते थे वो रोहित मारवा था। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि मामा मामी को मुझ तक पहुंचने में रोहित ने क्या मदद करी हो सकती है। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें मिली, हमेशा की तरह वो एक दूसरे को देखते रह गए। रोहित की स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसके कपड़े पहनने का ढंग, अगर रोहित और अनिका को कोई अचानक देख ले तो उन्हें एक कपल ही समझेंगे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद रोहित को लगा कि अब उससे कोई बात करनी चाहिए। जब कोई टॉपिक नहीं मिला तो रोहित ने अनिका से कहा, वो मैं मेरे बेटे आर्यन को लेकर आया था आपसे मिलने, मगर मुझे लगता है आपकी बेटी उसे बाहर मिल गई और दोनों बच्चे प्ले एरिया में खेलने गए हैं। रिया की शैतानियां कभी कभी अनिका के लिए सरदर्द बन जाती। अनिका ने उसे अपनी आंटी से मिलने बुलाया था, फिर भी वो खेलने चली गई। अनिका को रिया पर थोड़ा गुस्सा आया। अनिका को ये भी पता था कि रोहित अपने बेटे को लेकर काफी पॉजिटिव था। रोहित अनिका को 10 बार वार्न कर चुका था कि वो उसके बेटे से दूर रहे, जबकि हकीकत ये थी कि वो उसे एक भी बार नहीं मिली थी।
ऐसे में अगर रिया ने कोई शैतानी करके आर्यन को रुला दिया या उसे किसी बात को लेकर हर्ट कर दिया तो पता नहीं रोहित अनिका पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका जल्दी में वीवीआईपी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। निकलते वक्त अनिका का कंधा रोहित के कंधे से टकरा गया और रोहित ने अपना बैलेंस घुमा दिया। अनिका अपनी टेंशन में थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो बाहर निकलते वक्त रोहित से टकराई थी। टकराते वक्त अनिका का स्पर्श महसूस करते ही रोहित एक बहुत गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए रोहित को ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श उसने पहले भी कभी महसूस किया था। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कुणाल ने गौतम और कामिनी से कहा, आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं, मैं अभी एक फोन कॉल निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर कुणाल झूठ मूठ फोन पर किसी से बात करते हुए स्टेयरकेस से नीचे की ओर उतर गया। 3rd फ्लोर पर आते ही उसने बेल बॉय से पूछा, वीवीआईपी रूम कहाँ है? बेल बॉय ने उसे कॉरिडोर राइट हैंड साइड जाने का इशारा किया। कुणाल किसी भी तरह मल्होत्रा को मिलकर उनसे डील करना चाहता था। वो जैसे ही कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से टकराया। दोनों टकराकर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तभी कुणाल ने देखा कि वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते ही कुणाल को एक बात का पता चल गया था कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। वो सिर्फ इसी वजह से अपसेट रहता था क्योंकि वो अनिका का चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुणाल को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अनिका से प्यार करने लगा था। कुणाल की यही बात उसे बिना पता चले उसके होठों पर आ गई और उसने एक लंबी सांस खींचकर अनिका से कह दिया, आई लव यू। किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। मुस्कुराते हुए कुणाल का चेहरा देखकर अनिका को उस पर घिन आ रही थी। अनिका के दिल में आया कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर अनिका के स्वभाव ने उसके हाथ बांध रखे थे। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिए अनिका वहां से आगे चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़कर आया और फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया। इस बार कुणाल अनिका के साथ ऐसी बातें करने लगा जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो बिल्कुल शरीफ लड़का बन चुका था। कुणाल ने अपनी आवाज और आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की और अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, उस दिन बॉलरूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं किसी को सच्चे दिल से पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक मैं ना तो किसी दोस्त से मिला और ना कहीं बाहर गया और ना ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका को जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कुणाल ने फिर से उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? कुणाल की इस बात का अनिका ने गुस्से से जवाब दिया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो कुणाल, हमारे बीच में जो जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा था वो भी अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर पे तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। कुणाल ने भी अपनी आवाज चढ़ा ली और अनिका से कहा, जो बीत गया है उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। अनिका ने कुणाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज लीव माई वे। कुणाल के लिए शरीफ बनने की एक्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अनिका का गुस्सा देखकर वो फिर से अपने असली रंग में आ गया और अनिका पर एहसान करने वाला हो इस तरह अनिका के साथ बातें करने लगा। कुणाल ने अनिका से कहा, ओके ओके, अब शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों ना हम अब साथ ही रहें। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, इवन आई एम वरीड अबाउट दैट, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मनाली से थोड़ी ही दूर मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिला दूंगा। तुम वहाँ बड़े आराम से रहना, नौकर चाकर सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। महीने के महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करूंगा, एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कुणाल की ये ऑफर सुनकर अनिका के जी में आया कि वो कुणाल की जबान खींच ले, लेकिन अनिका ने अपने आप को शांत करते हुए खुद को समझाया कि जब कुणाल उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता, ऐसे आदमी को जवाब देने से कोई फायदा नहीं। अनिका ने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं।
ऐसा कहकर अनिका ने कुणाल के ईगो पर वार किया था। कुणाल से बचकर अनिका प्ले एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुणाल पीछे से अनिका को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगा। तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अनिका को ना तो कुणाल में इंटरेस्ट था और ना वो यहाँ क्या करने आया है इस बात को लेकर उसे कोई फर्क पड़ता था। जब कुणाल ने देखा कि अनिका उसकी बात सुनकर नहीं रुकी, तब कुणाल ने उसे कहा, मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। ये नाम सुनते ही अनिका के कदम रुक गए। कुणाल को लगा कि मल्होत्रा के नाम का असर अनिका पर भी हो गया था। अपनी बढ़ाई मारते हुए कुणाल ने आगे कहा, उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डील क्रैक करने आया हूँ। देखना, ये डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुणाल अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में कहने लगा, अगर मैं अमीर बन गया तो तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। चलो, अगले महीने से तुम्हें महीने के पूरे 1.5 लाख दे दिया करूंगा। अब तो खुश हो ना? 1.5 लाख की सैलरी अनिका राजलक्ष्मी को हर महीने दिया करती थी, मगर ये बात अनिका कुणाल को नहीं बताना चाहती थी। अनिका सिर्फ कुणाल से ये जानना चाहती थी कि आखिर अंजलि आंटी और किशन अंकल से कुणाल का क्या कनेक्शन था। जब अनिका को चुपचाप खड़ा देखा तो कुणाल को ऐसा लगा कि अनिका को रकम कम लग रही है। कुणाल अनिका के आसपास घूमने लगा और थोड़ा सोचकर अनिका से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी रकम 2.5 लाख कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना? कुणाल की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर अनिका को अब कुणाल पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। कुणाल हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना कुणाल, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अनिका का जवाब सुनकर कुणाल शॉक हो गया। कुणाल ने अनिका से कहा, अरे यार, तुम्हें 2.5 लाख भी कम लग रहे हैं? अच्छा, आप समझा। दरअसल चिंता तुम्हें अपनी बेटी की है। चलो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, उसे मैं अपना नाम नहीं दूंगा। वो जब बड़ी हो जाएगी उसकी शादी का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा। उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। बस तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आगे चलकर वो अपने आने वाले भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा ना करे। डोगरा खानदान की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक होगा, उसका नहीं। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। कुणाल अनिका को माफ कर देगा? ये बात सुनकर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत हैरानी से कुणाल की ओर देखा और उसे पूछा, तुम मुझे माफ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुणाल ने अनिका की इस बात का भी बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उसे लगा अनिका को उसकी ऑफर पसंद नहीं आई, इसलिए अब उसने अपनी ऑफर बदल डाली। कुणाल ने अनिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूं, तो मैं तुम्हें कह दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मनाली में तुम्हारा नाम बहुत खराब हो चुका है। आखिर तुम्हारी एक नाजायज बच्ची है। अनिका ने एक हाथ से कुणाल को धक्का देते हुए कहा, अब बहुत हो चुकी है तुम्हारी बकवास। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जैसे ही अनिका आगे चलने लगी, कुणाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है, मान गया। चलो बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मान गया। मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी नाजायज बच्ची को अपना नाम भी दूंगा। बस खुश? वैसे भी मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूं। ये कहकर कुणाल अनिका के पास गया और जबरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को पीछे से जोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गई। धक्का इतनी जोर से लगा था कि अनिका 1 मिनट तक ये भी भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी थी। बस धीरे धीरे कुणाल की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी, आर यू ऑल राइट? अनिका, क्या तुम ठीक हो? अनिका ने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामिनी अनिका को देखे जा रही थी। कुणाल ने कामिनी को डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? कामिनी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जादू चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं हो कुणाल? बचपन से ये मुझसे जेलस थी। मैंने जो चीज चाही वो इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है। कांट यू सी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। कामिनी अनिका पर अटैक करे उससे पहले कुणाल ने कामिनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे।
गौतम ने कामिनी की ओर देखकर पूछा, कामिनी क्या हो रहा है ये सब? और अनिका तुम क्या कर रही हो यहाँ? तभी मनीषा बीच में आकर सबसे कहने लगी, मैं बताती हूँ ये क्या कर रही है यहाँ। इसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामिनी की सगाई की बातें तय करने वाले हैं और हमेशा की तरह हमारी खुशियों पर बुरी नजर डालने यहाँ आ गई। फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की होगी। इसे लग रहा होगा कि वजन घटाने से ये बहुत खूबसूरत हो गई है और कुणाल इसके जाल में फंस जाएगा, मगर इसे पता नहीं कि कुणाल समझदार लड़का है। असली और नकली सोने की परख है उसमें। गौतम गुलेरिया ने कमल डोगरा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, कमल जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ करें। अनिका मेरी ही बेटी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या है इसे, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें अनिका कोई ना कोई बाधा डालने की कोशिश जरूर करती है। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी से अनिका की ओर इशारा करके उससे कहा, देखो अनिका, ये आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, कामिनी और कुणाल से दूर रहो। समाज में बहुत बेइज्जती करा चुकी हो तुम हमारी ऑलरेडी, अब बाकी क्या रह गया है? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। कुणाल जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब अनिका की बुराई सुनना उसके बस से बाहर हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बांध ली और गौतम की ओर गुस्से से देखकर कहा, बस कीजिए आप लोग, इस सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर अब किसी ने उसे बुरा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुणाल के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। कामिनी फटी आंखों से कुणाल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सब कुछ सच था। वो अनिका की साइड लेकर बोल रहा था। कुणाल अनिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही कामिनी एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड